और मेरा आपसे सवाल ये है कि जो हमारे कन्नड़ वाले दोस्त लोग, मित्र लोग हैं, जनता है वहाँ के आम की, तो जैसे अभी विजय जी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिसमें उन्होंने गिवन अप कर दिया कि इसको तो कोई टच ही नहीं करेगा, और खालिद साहब कह रहे हैं कि एक एज दिख रहा है कांग्रेस का, मूड लोगों ने बनाया कि अभी बीजेपी के जो करप्शन के सब तमाम आरोप हैं इनको बदलना है। लेकिन वहाँ पे कास्ट फैक्टर जिसकी तरफ इशारा भी अभी विजय गुरुवा ने किया कि जो लिंगायत है, वो का लिंगा है, उनको थोड़ा वोट वो भी दे दिया गया, रिजर्वेशन भी बढ़ा के दिया गया। तो जो क्या ऐसा है कि कास्ट का जो पूरा समीकरण है ये भ्रष्टाचार के ऊपर भारी पड़ेगा कि भाई तो दोनों उसी टाइप के, छोड़ो भी कास्ट पे आते हैं अपने को, क्या ऐसा दिख रहा है आपको? देखिए, कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह बहुत बार लगते रहते हैं। ये हम ना भूलें कि सबसे पॉपुलर बीजेपी की लीडर वहां बीएस येदियुरप्पा रहे हैं पिछले कई टाइम से, बहुत लंबे समय से, लेकिन उन पर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उससे उनकी पॉपुलैरिटी पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, बीजेपी पहले से थोड़े वीकर विकेट पे हो सकती है कर्नाटका में। उसका कारण एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरा येदियुरप्पा भाजपा के इक्वेशंस में अब वहां नहीं है जहां वो हुआ करते थे। और इतने साल जब मैंने भाजपा कवर की और कर्नाटका भी कई बार गया, मैं आपको जहां तक मेरा अनुभव है बता सकता हूं कि लिंगायतों के जो नेता हैं वो येदियुरप्पा ही रहे। अब उनको चाहे आप कैंपेन में केंद्र में ले आए, लेकिन येदियुरप्पा जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तब से स्थिति अभी अलग है। दूसरी चीज, जहां कांग्रेस पूरे देश में पा रही है कि उसके लोकल लीडर्स जो है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या इररिलेवेंट हो जा रहे हैं, साइडलाइन हो रहे हैं, चाहे आप इनफाइटिंग की बात करें, लेकिन कर्नाटका में फिर भी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जो है वो पावरफुल रीजनल लीडर्स हैं। तो ऐसे में आज की तारीख में अगर आप उससे पूछेंगे तो लीडरशिप के क्वेश्चन पर कांग्रेस थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है बीजेपी के मुकाबले। उसके अलावा बीजेपी पावर में भी रही है, एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है वो कांग्रेस को मिलने की संभावना है। तीसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो जैसे कि हिजाब के ऊपर जो पूरा पोलराइजेशन हुआ, उस पोलराइजेशन में कहीं एक तरफ हिंदुत्व की तरफ से आप एक प्रखर पोजीशन लेते हैं, लेकिन उसमें एक खतरा रहता है कि जो एंटी बीजेपी वोट जो जहां बट सकता था वो कहीं अगर एक जगह केंद्रित हो गया तो उससे भी भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो मैं अभी मानता हूं ये बात कि 1 महीने से ऊपर बचा हुआ है, कुछ उसमें बदलाव आ सकता है। ये भी मैं मानता हूं कि जो मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करके जो लिंगायत और वोकालिका दोनों के लिए जो बढ़ाया है उसका थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन कुल जमा आज स्थिति यह है कि उस कर्नाटका में जहां पर बीजेपी येदियुरप्पा के नाम पर लड़ती थी, आज उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और कांग्रेस कर्नाटका में जो है उसके पास एक नहीं दो रीजनल लीडर हैं, चाहे उनमें आपस में ईगो इश्यूज हो, वो एक डिफरेंट मैटर है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि चाहे अभी वक्त है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे शायद कांग्रेस थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल बीजेपी से लग रही है। बिल्कुल, ये तो ट्रैकर भी दिखा रहा है। तो पाठक जी, एक छोटा सवाल आपसे, आपने कहा कि मुस्लिम वोट पोलराइज हो सकता है, एक साइड में चला जाए वो, क्या इसका एंटी पोलराइजेशन भी हो सकता है? देखिए, एंटी पोलराइजेशन होने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा चाहिए। एक टाइम पर हिजाब एक बड़ा मुद्दा बन गया था, कॉम्पिटिटिव मुद्दा बन गया था, लेकिन क्या वो उतना बड़ा हिंदुत्व मुद्दा है? क्या वो राम मंदिर है? शायद ना हो। तो मेरे हिसाब से उस पे पूरा हिंदू पोलराइजेशन इस चीज पर होना कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब में क्यों क्लास जाएंगी, वो एक माहौल एक मोमेंट पर बन सकता है, लेकिन उसको आपको स्टेबल रखना के बहुत बड़ा इश्यू बन के चलता रहे, शायद उतना आसान ना हो उस चीज का। लेकिन ये जरूर है कि जो मुस्लिम वोटर है कर्नाटका का, उसमें संभावना है कि वो चाहे कि किस तरह भाजपा को इस बार हराया जाए। तो मेरे हिसाब से कर्नाटका में उतना बड़ा एज ट्रेडिशनली बीजेपी का नहीं है। कर्नाटका कोई गुजरात नहीं है, चाहे कर्नाटका में कई बार भाजपा जीती है। इसलिए थोड़ा सा अभी तक मुझे लगता है कि भाजपा के लिए थोड़ी कठिन परिस्थिति कर्नाटका में इस दिन तक तो लग रही है। बिल्कुल। अभय जी, आपका अनुशीलन क्या है? कन्नड़ लोग क्या चाह रहे हैं, और ये जो दोनों पार्टियां हैं ये क्या इनका यूएसपी क्या सेल कर रही हैं आजकल? देखिए, खालिद भाई ने, ग्रोवर साहब ने और विकास जी ने जो विश्लेषण किया है, मैं मोटे तौर पर मैं सहमत हूं। मेरे ख्याल से सब लोग एक ही सी बात कह रहे हैं, थोड़ा बहुत जोर अलग है। जो बात इसमें से छूट गई है थोड़ी सी, वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा।
वो बात यह है कि जब से येदियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय स्थिति से हटाया गया है और अमित शाह ने उनके खिलाफ एक वक्तव्य दिया था, आप सब लोगों को याद होगा, वो वक्तव्य काफी येदियुरप्पा की छवि के लिए बहुत नुकसानदेह था। लेकिन अब चूंकि भाजपा के खिलाफ वहां पे सरकार विरोधी भावनाएं हैं, जिनको हम लोग एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं चुनाव शास्त्र की भाषा में, तो येदियुरप्पा को मजबूरी है वहां पे। लेकिन अमित शाह का येदियुरप्पा के लिए संदेश ये था कि वो हट जाए मैदान से और अपनी राजनीति की बागडोर अपने बेटे को थमा दें। तो येदियुरप्पा ने वो बात नहीं मानी और भाजपा को उन्हें लाना पड़ा। दूसरे येदियुरप्पा के बीच में और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बोम्मई साहब, उनके बीच में 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से नापसंद करते हैं और भाजपा का आला कमान बड़ा प्रभावी और शक्तिशाली आला कमान है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का, लेकिन वो भी इस झगड़े को पाट नहीं पाए हैं। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी को नीति ये बनानी पड़ रही है कि वो हर जगह मंच पे बोम्मई को भी रखते हैं, वैसे भी वो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं, और येदियुरप्पा को भी रखते हैं। तो भाजपा का जो भीतरी कलह है वो कलह खत्म नहीं हुआ है, वो लगातार जारी है और मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस लिहाज से, हालांकि हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा प्रदेश है, भाजपा की जो स्थिति है वो उसकी तुलना में कर्नाटक से करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में क्या था, भाजपा के धूमल परिवार में और जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे उनके बीच में इसी तरह 36 का आंकड़ा था और आलाकमान की काफी कोशिशों के बावजूद वो उस आंकड़े को उस विरोध को खत्म नहीं कर पाए और भाजपा सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी। मुझे याद है कि सी वोटर के जो आंकड़े बताते थे, शायद शुरुआत में ही 47% और 50% के करीब उस वक्त भी वहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी। तो मोदी जी की तमाम कोशिशों के बावजूद और काफी जबरदस्त दौरे किए, यहाँ तक कि खुद उन्होंने फोन उठा के बागियों से कहा कि आप अपना पर्चा वापस ले लें, तो खुद प्रधानमंत्री ने फोन पे बागियों से कहा। इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। कांग्रेस चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थी, मुझे लगता हिमाचल प्रदेश को उसके मानस में नहीं था उस वक्त, लेकिन क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और वो चुनावी राजनीति की उपेक्षा कर रही थी, उसके बावजूद जनता ने कांग्रेस को जिता दिया। तो कर्नाटक में आज की तारीख में, जो खालिद भाई ने बार बार अपने वक्तव्य में कहा, आज की तारीख इस विश्लेषण में आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में भाजपा अपनी समस्याओं का निपटारा नहीं कर पा रही है और सी वोटर के सर्वे में ये भी बात आई है कि जब लोगों से पूछा गया कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में किसको लोग पसंद करते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि वो सिद्धरमैया को पसंद करते हैं। यानी मुख्यमंत्री के तौर पर भी सिद्धरमैया के पास ज्यादा अच्छा समर्थन है कर्नाटक की जनता का। तो ये ऐसी स्थिति कांग्रेस को भाजपा से आगे दिखाती है। ओके, ये आगे दिखाती है। अच्छा, एक चीज और, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है वहां पे? फिर मैं खालिद जी के पास हूं। सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या कर्नाटक में? सबसे बड़ा मुद्दा कर्नाटक में चल रहा है भ्रष्टाचार का। ओके, सारे देश में ही चल रहा है, वो तो बात सही है, लेकिन कर्नाटक में वो सरकार के खिलाफ मुद्दा है और सरकार उसके लिए जवाबदेह है। और जब भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं बीच में आ जाता है, उसके बाद लोग, मतदाता क्या करते हैं कि मतदाता अपनी रोजमर्रा की समस्याएं जो है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है और रोजमर्रा की जिंदगी की दिक्कतें हैं, उसको उससे जोड़ने लगते हैं, फिर वो उसको मिला लेते हैं और सरकार के विरोध में खिलाफ सोचने लगते हैं। तो भाजपा के सामने ये खतरा है वहां पर। ओके, ये बड़ा इशू है। खालिद, आपने जब मन टटोला लोगों का या टटोलते रहते हैं रोज डेली बेसिस